CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत जम्मू व कश्मीर राजा फारूक हैदर। उनसे मुलाकात के लिए हम आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़े वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे तो उनके स्टाफ ने हमारा इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। बात यह है कि हमेशा उससे राज़ी रहता हूँ, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तूने वापस ले लिया तो फिर भी तेरा शुक्रगुजार हूँ, और अगर तूने आज़माइश में डालना है, ईमान दे, इस्तकामत दे और सेहत दे, ये 3 चीज़ें बस। आप खुद को कश्मीरी अवाम का लीडर समझते हैं या सियासतदान? मैं जी सियासी कारकुन हूँ बुनियादी तौर पर। मैं हमारे यहाँ जो अगर पुरानी हिस्ट्री तो एक शेख अब्दुल्ला थे जो गुलाम अब्बास, उसके बाद सरदार इब्राहिम साहब ने भी काम किया, खुर्शीद साहब ने भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा सियासी जो वो उनको दुआ मिला वो सरदार अब्दुल करीम खान साहब थे, और फिर इंतज़ामी तौर पर सरदार सिकंदर याद खान साहब। राठौर साहब भी अवामी आदमी थे लेकिन उनका दौर बहुत छोटा था, बाकी तो हम बराबर ही थे, एक जैसे ही थे सारे। मैं खादम समझता हूँ कश्मीरी कौम का, अपने आप को दोनों तरफ, उधर भी और इधर भी। मैं डिवाइडेड फैमिली का आदमी हूँ, माँ मेरी उधर की है, वालिद इधर का है, तो मैं अपने आप को कश्मीरियों का खादम समझता हूँ, उनका गम गुसार समझता हूँ। आप आज़ाद हुकूमत जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में वज़ीर आज़म का ओहदा एक बड़ा ही बाइख्तियार ओहदा समझा जाता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में और आज़ाद हुकूमत जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आज़म में इन दोनों के इख्तियारात में क्या फ़र्क है? देखिए, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है। एक रियासत की क्या चीज़ें? आबादी, रकबा, हुकूमत और इक़्तिदार आला, ये 4 चीज़ें वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास है। मेरे पास आबादी है, रकबा है, हुकूमत है, लेकिन इक़्तिदार आला नहीं है। काम फाइल वर्क अगर देखें तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का ज़्यादा है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास। वो खुद फाइल पर दस्तखत नहीं करते, उनको बता दिया जाता है। डे टू डे वर्किंग और होती है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की। ये चीफ मिनिस्टर किसी सूबे का या आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रूल बिजनेस में इसका काम और तरह का है। आप एक ज़ीरक और तजर्बाकार सियासतदान होने के साथ साथ एक दर्द दिल रखने वाली शख्सियत भी हैं। ज़ीरक तो अपने वो बात हो जाती है, शायद उतना ना हो, अलबत्ता दर्द दिल रखता है वाला आदमी ज़रूर है। तजर्बा भी वो तो हो गया, बाप की तरफ वजह से भी पार्टी के सदर भी थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। वालदा मेरी असम्बली की पहली खातून मेंबर थी, चाचा मेरे असम्बली के मेंबर है, मेरी एक बहन भी रही, मेरे एक भाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। तो मैं 85 से ये इस माइंड फील्ड कह लें इसके अंदर दाखिल हूँ, तो अपनी तरफ से कोशिश करता रहता हूँ। आप अक्सर अवाम और काबीना से खिताब के दौरान आप दीदा हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं रकीकुल कल्ब इंसान हूँ, और वो जो उस तरफ का कश्मीर है जब उसका मैं तज़किरा करता हूँ ना, यानी वो जो 10,000 मेरी माएँ बहनें बेटियाँ हैं जिनकी इसमें दरी हुई है, 11,000 मेरी माएँ बहनें बेटियाँ हैं जिनको हाफ विडो कहते हैं, सैकड़ों के करीब अनमार्क्ड ग्रेव्स हैं, सैकड़ों के करीब मेरे नौजवान बच्चे और बेटियाँ जिनकी आंखों की रोशनाई चली गई पैलेट गन से, अब देख नहीं पाती। जिस तरह श्रीनगर की और वादी की गलियों में जो है ना, इसको शराब किया खून से कश्मीरियों ने। मेरे पास एक वीडियो है, उसमें वो कह रहा है अपनी बहन को कि मैंने 2 बेटे दिए हैं, तीसरा होता उसको भी देता। अब ये कहने के लिए तो आसान है, मैंने ये अल्फाज निकाल दिए, लेकिन जिसके 2 बेटे किए तो उसके लिए आप दीदा हो जाता हूँ। हमारी कुर्बानियों का हमें कोई वो नतीजा नहीं मिल सका जो कश्मीरी कौम की ख्वाहिश है, लेकिन मिलेगा। अल्लाह के घर में देर है, देर नहीं है। अब ये इसकी सूरत क्या होगी इस नतीजे की, वो मैं कह नहीं सकता, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, और अगर मेरी ज़िंदगी में मौका मिला कि प्लेबिस्सिट का, तो खुद भी और लोगों को कहूँगा भी कि वो पाकिस्तान के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करें। ना जिंदा रहे तो अगली नस्लें, पता नहीं कल क्या होगा, लोगों की सोच में क्या फ़िक्र क्या होगी। ये पाकिस्तान के नाम पर जो कुछ हुआ उस कश्मीर के अंदर हो रहा है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा, लेकिन यहाँ के हुक्मरानों की बुज़दिली अक्सर लोगों की हमें बड़ा मायूस किया है। राज साहब, आपने अपने एक ट्वीट में लिखा कि बतौर एंटी इंडियन कश्मीरी आप अपने मुस्तकबिल से खौफज़दा हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आपने क्यों लिखा, क्या वजह थी इसकी? 5 अगस्त 2019 के बाद कोई पॉलिसी नहीं है हुकूमत पाकिस्तान की। मेरे बच्चे हैं ना, उनका मुस्तकबिल, मेरे अपने नहीं बेटे जो सारे इसके हैं, वो कोई धुंधली सी तस्वीर है वो, उसमें हमें कोई अपनी मदल शफाफ अंदाज में नज़र नहीं आ रही इसको कश्मीरियों को कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। ये जो इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर का, इस हवाले से मैं परेशान हूँ कि किन लोगों को हम पर मुसलत किया जाना मतलूब है, उनसे क्या नतायज हासिल कर लें। बैसिद वज़ीर आज़म मैंने हल्फ उठाया हुआ है कि कोई भी ऐसी जो कौमी जिसमें मफाद वाबस्ता हो, बिला वास्ता या बराह रास्त मेरे पास आती है, उसको मैं अफशा ना करूँ। मेरे इल्म में उस वजह से खौफज़दा हो जाता हूँ कि जिसमें महसूस करता हूँ कि मेरा मुस्तकबिल जो है वो गैर महफूज है। क्या तहरीक आज़ादी के लीडरान के
ऐसे ख्यालात की वजह से कौमों के हौसले पस्त नहीं हो जाते होंगे? कौम को सूरत हाल से आगाह भी करना होता है। मैं साथ ये भी कहता हूँ मुकाबला करेंगे, आखिर वक्त तक मुकाबला करेंगे जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। न पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीर को तकसीम कर सकती है, न हिंदुस्तान की हुकूमत कर सकती है। ये दो फैसिलिटेटर है, ये फैसला हमने करना है, असल फरीक हम है, ये फैसला हमने करना है। ये न पाकिस्तान की हुकूमत कोई हक है, न हिंदुस्तान की हुकूमत कोई हक है। आप अक्सर अपनी निजी महफिलों में ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो हुकूमती बयानिए की नफ़ी करती हैं, और साथ में कि आप ख़ुद को कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म समझते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त है जो मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अगर आज़ाद कश्मीर के लोग खड़े न हुए तो जो मैंने बात कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं आखिरी वज़ीर आज़म हूँगा। मैं अपने एक आज़ाद बंदिश आदमी हूँ, मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं किसी के कहने पर नहीं चलने वाला आदमी। पाकिस्तान का मफाद मुझे सबसे अजीज़ है, लेकिन उस मफाद के लिए अगर कोई गलत बात करता है जिससे उसको नुकसान पहुँचता हुआ एट द एंड ऑफ द डे, उसकी मुखालफत करना ये मेरा फ़र्ज़ है जी। अब ज़रा कुछ माजी की तरफ चलते हैं कि आपका ताल्लुक़ एक सियासी घराने से। जी। बचपन में आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा था? मैं एक भाई हूँ, मेरी पहली वालदा से 2 बहनें, और इस दूसरी जो मेरी वालदा से मेरी 7 बहनें हैं। पहली वालदा से जो मेरी सबसे बड़ी बहन थी वो अब दुनिया में मौजूद नहीं है, उनसे छोटी मौजूद है, वो गांव में रहती हैं। और उसके बाद मेरी जो वालदा से, इसमें से मेरी 2 बहनें अल्लाह को प्यारी, जो सबसे बड़ी थी और छोटी से बड़ी जिसको मैंने पाला हुआ था। तो वालिद साहब जिस दिन वो कि हमारे साथ बैठ कर दस्तरखान पर खाना खाते थे, इतने खुश होते थे आज हम अपने बाप के साथ खाना खा रहे हैं। कोई फुर्सत नहीं होती थी उनके पास, सुबह सवेरे आना शुरू करते थे लोग। मेरी सबसे छोटी बहन 1 साल की थी 66 में, जब मेरे वालिद दुनिया से रुखसत हुए। तो मेरी माँ ने हमें पाला जैसे वो मुर्गी बच्चों को नहीं वो करके रखती, उस तरह उसने हमें हमारी हिफाजत की हमारी माँ ने। दोस्त थे कुछ 7-8, तो बाकी जो है बिखर गए हम लोग। यहाँ एक सिनेमा होता था, बस वो फिल्म देख लेनी ईद के दिन या कभी अंग्रेज़ी फ़िल्म देख ली, तो और अपना हमारा आपस में था। एक यहाँ पहला जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था उसमें हम दाखिल हुए, तो उसके बाद फिर मैं एबटाबाद चला गया, फिर लाहौर चला गया उसमें अपना गवर्नमेंट कॉलेज में। तो घर के अंदर ही मतलब है मेरी क्लोज एसोसिएशन अपनी माँ और बहन। बचपन में क्या ख्वाब देखा करते थे? ख्वाब कोई इतने वो नहीं थे, इसलिए कि जिस घर में जो तरबियत थी वो ख्वाहिशात का घर नहीं था। उसमें कोई ख्वाहिशात ऐसी कि जी मेरे पास ये चीज़ हो, मेरे पास ये चीज़ हो, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, हमें कोई उसकी परवाह नहीं थी, फिक्र ही नहीं थी। हमने अपने बाप की ज़िंदगी में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, और मरने के बाद हमने गंदम उबाल कर मिर्चें डालकर भी खाई हैं। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी गैर ख्वाहिश पे दम निकले, वो कोई ऐसी ख्वाहिशात थी नहीं। सियासत में भी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था। वो मेरे चाचा ने मेरी वालदा को, अल्लाह उसको दोनों को मफ़फ़ल करे, उन्होंने कहा नहीं ये इसके मेरे भाई की इमानत मेरे पास है, मैंने इसके सुपुर्द करनी है, तो वो ले आए मुझे। अल्लाह ने मेहरबानी की, आज ये सबसे बड़े मनसब पर फायज हूँ। मेहनत भी की अपनी, और माँ बाप की कमाई थी, चाचा मेरे की, हमारे अपने ख़ानदान कबीले की। हमारा तो छोटा सा घर है, वो गाँव में 19 वोट हैं हमारे, मैं तो लोकल कौंसिल मेंबर भी नहीं बन सकता। तो ये अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह के मखलूक जो इर्द गिर्द रहते हैं लोग, उनका बेपनाह जो है वो एतमाद है, जिस वजह से सर्वाइव किया सियासत के अंदर बगैर पैसे के, बगैर बरादरी के, जो मखसूस हालात के अंदर जो है ना इंतखाबी सियासत के लिए जो ज़रूरी होता है। तो सर अब हमारा क्या प्लान है? अभी नाश्ता करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हटियाँ जिला जेल मैली का, वो वहाँ जाना है अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने। आइए उठे नाश्ता करते हैं। ले सर। राजा साहब दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ, पढ़ के फिर सोता हूँ, क्योंकि रात देर तक जागना पड़ता है। सुबह उठ के पहले 1 कप चाय का पिया, एक बुरी आदत है 1 सिगरेट पीने की, और फिर कोई आधा पौना घंटा अखबार का मुताला करना। उसके बाद फिर आदमी जाता है, तैयार होता है, नहाता धोता है, और फिर आके जो है वो नाश्ता मेरा थोड़ा सा होता है। तो बाहर देखा कोई है, मतलब किसी को अगर मैंने रात को बुलाया है किसी काम के सिलसिले में, या किसी सियासी कारकुन को, किसी नुमाइंदे को, अवामी नुमाइंदे को, या किसी सरकारी अफसर को किसी काम के सिलसिले में, उससे बात करके तो फिर ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस जाके पहले फाइल वर्क किया। हमारे यहाँ फाइल वर्क जो है ना वो बड़ा लंबा होता है। कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या वज़ीर आज़म हो, उसके पास बहुत छोटे छोटे मामला भी मंजूरी के लिए आते हैं। वो करने के बाद फिर मैं किसी ज़रूरी मामले में कोई मीटिंग है, फिर उसके बाद करने के बाद फिर आम जो हजरात होते मिलने वाले थे उनके साथ मिलता हूँ। वो कभी शाम तक चला जाता है, थोड़ा सा खाना खा लिया या नहीं खाया खाना, तो फिर घर आ जाता हूँ।
यहाँ पर भी लोगों को बुलाया होता है, नमाज जारी रहती है अपने औकात में, कोई ज़्यादा मुझे नहीं मिलता वक्त इसका फैमिली के साथ। सियासी कारकुन की कोई फैमिली नहीं होती है अगर कोई सियासी कारकुन हो। खाने में किस किस्म के? खाने में चावल, सालन में मतलब कोई टमाटर का सालन अच्छा लगता है, या फिर दाल जो है ना, ये जो पीली दाल नहीं होती जी। मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं जब पब्लिक स्कूल में दाखिल हुआ तो मुझे चपाती नहीं खानी आती थी, तो मैं वो ऐसे मारूँ उसमें और वो सारा ये सारा नहीं आया, तो मैं बड़ा शर्मिंदा। तो वो मेरे जो साथी थे उनको मैंने कहा भाई मैं कोई जाहिल नहीं हूँ जंगली, लेकिन ये है कि मुझे चपाती नहीं आती खानी, हम चावल खाने वाले दोनों वक्त। वो फिर मैंने देखा कि वो पंजाब से लोग कैसे करते हैं, ऊपर से गिली करते हैं, तो फिर वो सीखी मैंने। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जब हफ्ते में 2 दफ़ा चावल होते थे तो रात को कहने था तो एक हाजिरी होता था कि ये रख लेना भाई रात को, तो बड़ा खुश होता था। स्कूल में भी मैं कहता रहता हूँ अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कोई पता नहीं होता कब रिज़्क छीन लेता है, कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ जो अल्लाह ने भेजी खाने के लिए चावल है। तो बाहर भी जब मैं जाता हूँ ना यूरोप वगैरह में, तो मैं ये एक तो ये जो है ना जो ब्रायलर मुर्ग वगैरह जी ये मैं नहीं खाता, तो बाहर बस वो दाल और चावल। मैं यूके में यूरोप में मैं सबसे सस्ता मेहमान हूँ। फिटनेस बरकरार रखने के लिए कौन से खानों की परहेज करते हैं और कौन से शौक से खाते हैं? इतना मोटा तो नहीं हूँ मैं, यानी कुदरती है ये। पहले ये कोरोना से पहले मैं वॉक वगैरह किया करता था कि घंटे की, लेकिन उसके बाद फिर वो रह गई। तो मैं ये जो मुरगन चीज़ें ये खाने से ज़रा परहेज करता हूँ। चीनी में सिर्फ चाय के लिए, बाकी वो भी चाय भी मैं 2-3 वो सिप लिए छोड़ दिया। बाकी जो है ना मिठाइयाँ वगैरह ये मैं नहीं खाता। तो मिठास ही है जो इससे चीज़ आदमी को थोड़ा सा फरबा करती है। अलबत्ता ये है कि अब ज़रा सिगरेट पीने से अब वो मैं उतनी नहीं रही है, वरना मेरा पैदल जो था वो चलने का बड़ा मुझे शौक अभी भी है, लेकिन उस तरह नहीं है। बगैर जर्दी का आमलेट बनवाते हैं। वो क्या कहते हैं, एक दुख तो उसका मदावा भी करे कोई, दर्द जिगर दर्द कमर दर्द दिल तीनों है। तो शुगर का भी मसला है, ये मेरी शारक का भी मामला है, इसमें ये रुकावट थी, इसके लिए वो फिर मैं वो खून पतला करने की मेडिसिन लेता हूँ। ये सारी जब मैं वज़ारत उज़्मा में आया तो उसके बाद ये आए, उससे पहले नहीं था मुझे कुछ भी। वज़ीर आज़म का दस्तरखान हो और इतना सादा हो, आपकी सादगी आपके दस्तरखान से भी अच्छा लगती है। मेहरबानी आपकी। ये भी आपके जो आप मेहमान हैं उनके लिए है। ये मेरा थोड़ा सा सालन होता है, साथ एक खुशक चपाती है बस, या कभी ये आमलेट अंडा है, या कभी एक आध मतलब जो ये फ्राई होता है, यही होता है बस, और कुछ नहीं होता। मैं खाने का इतना कुछ शौकीन नहीं हूँ। अलबत्ता चावल खुद पका लेता हूँ बड़े अच्छे, और टमाटर का सालन बड़ा अच्छा पका लेता हूँ। ये दो, चूँकि अम्मी मेरी श्रीनगर से थी, तो ये जो है ना खाने में ज़रा मिर्च का मुझे शौक़ है कि मिर्च होनी चाहिए इसमें। बस जी जो अल्लाह ने दिया है उसमें ज़्यादा इसराफ की ज़रूरत नहीं है। तो अब खाना ये नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे बातें चलती हैं। जी ज़रूर। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर के साथ हल्का फुल्का नाश्ता किया। वज़ीर आज़म हाउस में मिलने आए मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदगान से मुलाकात की और उनके मसाइल सुनकर हिदायत जारी की। अमली सियासत में आने का फैसला कब किया? 1984 में मेरी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया, तो मैं बर्मशर में जॉब करता था। तो अम्मी बहुत रोती थी, बड़ी बेटी थी, मैंने नौकरी छोड़ दी। 24 अक्टूबर को मेरे चाचा आए राजा लतीफ़ खान साहब अम्मी के पास। उन्होंने कहा भाभी इस फारूक को मेरे वाले कर दें। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा ये इसका बाप था इसमें, मैं उसकी वजह से पॉलिटिक्स में आया, तो मैं इसी ने वारस मेरी ज़िंदगी की है तो हमारे ख़ानदान में, तो मैं इसी को वापस करना चाहता हूँ, ये विरासत जो मेरे पास भाई की थी। सियासी विरासत नहीं बल्कि जो घर के अंदर जो थी। पहले वालिद साहब की मौजूदगी में मैं जलसों में नाते पढ़ा करता था। तो 29 अक्टूबर को ये इधर से बाहर एक जगह छम उसको कहते हैं, वहाँ सरदार अब्दुल करीम खान साहब ने जलसा रखा, मैं उनके साथ था। तो वो मुझे कहने लगे बेटा तकरीर करो, तो मैंने वहाँ जलसे में एक तकरीर की मुख्तसर से। मई में जो इलेक्शन हुआ था 1985 में, तो उससे पहले मुझे पार्टी का टिकट मिल गया। मुझसे इधर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि राजा साहब ये सियासत किस चीज़ का नाम है? मैंने कहा जी गैरत। आप सर अपने अक्सर जलसों में बड़े अच्छे शेर भी सुनाते हैं, आपका शेरों का ज़ौक़ बहुत अच्छा है। वह ना कि रूह का ज़ख्म पुराना है मगर ताज़ा है, यानी पुराना तो है ये कश्मीर का 72 साल हो गए, लेकिन रोज़ हमें ज़ख्म लगता है। और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए है कि एक बर के बुला कूद गई सारे चमन पर, तू खुश के मेरी शाखा ने शेमनी जली है।
मैं हिंदुस्तान गया तो वो राम जेठ मिलानी जो उनके अटॉर्नी जनरल थे, वज़ीर कानून भी रहे, तो उन्होंने सरदार गुल खान साहब के एजाज़ में रात का खाना रखा था, तो मैं भी साथ था उनके टूस में इजाफत में। तो वहाँ कुछ वो गैर शरीफ मशरूबात थे, तो सरदार साहब की ज़रा तबीयत को गिरां गुजरा, तो उन्होंने उनसे मादरत की कि मैं बैठे कुछ देर, उसके बाद कहने लगे कि मेरी नुमाइंदगी फारूक करेगा यहाँ पे। तो मैंने वो कहा जी कि मैं तकरीर तो नहीं करता, ये एक गज़ल है, उसके शेर जो है यही मेरा उसमें सारा कुछ है। कहूँ तो किससे कहूँ चश्मे अश्कबार की बात, शब फ़राक़ का अफसाना इंतज़ार की बात, अज़ाब मर्ग तमन्ना दिले फिगार की बात, मेरे वतन की कहानी मेरे दयार की बात, ज़ुबान पे ला नहीं सकते हदीस लाला रुहां, कलम से लिख नहीं सकते कदे निगार की बात, गिरां गुजरती है सयाद की तबीयत पर, कभी जो करते हैं अहले कफस बहार की बात। और आखिर शेर था कि अजय भी है तेरी दीवाने भी फिर भी करते हैं, अजय भी है तेरे दीवाने फिर भी करते हैं, फ़िज़ाए जबर मुसलसल में इख्तियार की बात। तो एक वो शेख अब्दुल्ला पढ़ा करता था शेर के, न किसी के आगे खम हो सकी मेरी गर्दन, किसी जगह मेरी आवाज़ तक न दबी, तो उसकी गर्दन भी खाम हो गई, उसकी आवाज़ भी दब गई। तो ये कभी कभी मैं शेर पढ़ता रहता हूँ ये, लेकिन अल्लाह के फल से अभी तक न गर्दन खाम हुई है तो न आवाज़ दबी है। कागजात नामजदगी जमा करवाने हटियां बाला पहुंचे तो रास्ते में जोशीले पार्टी कारकुनान और सपोर्टर्स ने वालेहाना इस्तकबाल किया। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पार्टी वर्कर्स से मुलाकात भी की। में क्लाउड बर्स्ट के हादसे में वालदा समेत 2 बच्चों की शहादत पे नमाज जनाजा में शिरकत की। क्या वाकई कश्मीर को इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया गया? ये सामने ये दुश्मन है जी, और वो जो पीछे आपको पार्ट नजर आते वो भी दुश्मन है, ऊपर भी वो भी बैठा हुआ तो दुश्मन है, इधर 7 दुश्मन है। आपसे मैंने पहले भी कहा था ये बड़े जरी लोग हैं जो यहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं। जब तक ये नस्ल जिंदा है, जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौत को इतने करीब देखा कि जितने शायद लोगों को एहसास न हो, कश्मीर को कोई माई का लाल फरामोश नहीं कर सकता। इसके लिए हमारी फौज की कुर्बानी है, इसके लिए पाकिस्तान के अवाम ने मुसीबतें काटी हैं, इसके लिए मौजूदा कश्मीर के लोग जो है जिन्होंने शहादतें हासिल की हैं, इसके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों ने शहादतें हासिल की हैं। तो ये कैसे भूल जाएगा कोई और कोई इसको जो है ना वो कारपेट के नीचे डाल के मसले को ख़त्म कर देगा। बड़े बड़े लोग हैं इसको ख़त्म करने वाले, लेकिन कर नहीं पाए। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब कश्मीर का मुकदमा दुरुस्त अंदाज में लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं आज भी कहता हूँ बात मेरी सुनी जाएगी, मीन में फारूक हैदर की नहीं, जो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत की तर्जुमानी की जो भी हो उसकी सुनी जाएगी, असल फरीक की। शाह महमूद साहब की किसी ने बात नहीं सुनी, तो ना उनको इस मामले का पता भी। वो कहते हैं मेरे पास मसला कश्मीर का हल है, वो फैसला हमने करना जो उधर करने वाले, वो कैसे बैठ कर फैसला करने वाले, उन्होंने कौन सा हल निकाला? पहले भी मैंने आपको कहा था कश्मीरियों की राय के बगैर कोई हल कबूल नहीं होगा। देखा यही गया कि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है कश्मीर में भी उसी पार्टी की हुकूमत बनती है, ऐसा क्यों है एक मसला, लेकिन शायद इस दफ़ा ना हो पाए। वो कश्मीर की खसूसी हैसियत अगर बहाल हो जाती है तो क्या इमरान खान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी कि हमने कश्मीर का मुकदमा सही अंदाज में लड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दफ़ा 370 है ना, इसके बारे में वजाहत कर दूँ। ये उस शेख अब्दुल्ला ने नेहरू ने मिलकर कश्मीर अवाम की आंखों में धूल झोंका जो उधर थे कि ये राशुमारी का लेवल बदल है, आपकी हैसियत बन गई, ये हो गया, आपका सदर है, आपका उधर आपका वज़ीर आज़म है, आपको ये इख्तियार है, आपका अपना झंडा है, आपकी अपनी असम्बली है, वो उसे ख़त्म कर दिया। असल चीज़ है 35A जो 1927 का, जिसको IL-84 कहते हैं, स्टेट साइड का कानून, जो उन्होंने ख़त्म किया। वो है असल बात जिससे कश्मीर की डेमोग्राफी को हिंदुस्तान तब्दील कर रहा है। 370 अगर बहाल होता है तो ये शेख अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली के लिए, इसमें आम कश्मीरी को क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं। असल मसला है राय शुमारी।
दफ़ा 370 नहीं आ सकती। ये जो कहते हैं जो मकबूजा कश्मीर है वो इंडिया रख ले, लद्दाख जो है वो चाइना के पास चल जाए, ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए, इसमें किस हद तक सदाकत है या सिर्फ अफवाहें हैं? ऐसे होता है कोई दादे की वो विरासत है तो उस पर उसके बेटे या पोते तकसीम करते रहते हैं। ये यहाँ इंसान रहते हैं 2.25 करोड़, तो ना ये हक हुकूमत पाकिस्तान को, ना हुकूमत हिंदुस्तान को, ना किसी और को। इसका जो भी फैसला हो, जिस तरह का भी फैसला हो, कश्मीर अवाम खुद करें। अमेरिका को जब अगर आपने सालिस बनाया सबसे बड़ा आप हमाकत करेंगे, वो हिंदुस्तान का साथ देगा, उसे पाकिस्तान का कब साथ देना? वो तो हिंदुस्तान का दोस्त, हमारा दोस्त तो नहीं है। तो अमेरिका की सालसी जो है ना, ये इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। तो फिर न्यूट्रल सालिस कौन हो सकता है? न्यूट्रल सालिस का यहाँ मसला ही नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल है न्यूट्रल सालिस, उसकी जो है वो जो बड़ी है 15 आदमी अरकान में, उससे ये फैसला कर रहा है ये। सर, आपके ख्याल में कश्मीर कॉज के साथ सबसे ज़्यादा मुखलिस कौन सी हुकूमत रही है अब तक की पाकिस्तान की तारीख में? 58 से पहले रही हैं हुकूमतें कश्मीर के काज के वाले से, उसके बाद कुछ थोड़ा सा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी किया और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, बाकी ज़रा मामला पतले ही थे जी। सर, हम चूँकि इस वक्त बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हैं, तो इस कंट्रोल लाइन की परली साइड पे मोदी को आप क्या पैगाम देंगे और उधर के अपने कश्मीरी भाइयों को क्या पैगाम देंगे? आपको वो जिसने पैदा किया उसके कसम उठा कर, ये जितने लोग हैं ना, ये यहाँ के लोकल, ये कुदरती सिपाहगिरी के गुर जानते हैं ये लोग। तो ये तो बड़ी मुश्किल से लोग जो है उसको खुद पाकिस्तान की वजह से फौज की वजह से रुके हुए हैं कि भाई अभी वो मामला नहीं आया, तो जो आया ये तो ये जाएंगे इधर से, हमें क्या इधर से क्रॉस करना कौन सा हमारे लिए मुश्किल, अपने भाइयों बहनों बेटियों को आज़ाद कराने के। कोई मुश्किल उसको कहता हूँ कि वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान अपना आसमाना कब्जा छोड़ दे कश्मीर पर से, वरना हिंदुस्तान के भी टुकड़े टुकड़े होंगे, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। वापसी पर लाइन ऑफ कंट्रोल टर्मिनल पर भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। क्या कश्मीर के अवाम कभी भारतीय जुल्म और बर्बरियत से निजात हासिल कर पाएंगे? यूक्रेन 350 साल रूस के कब्जे में रहा था, खुद हिंदुस्तान पर 200 साल अंग्रेज़ हुकूमत की थी, हिंदुस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, कुर्बानियाँ कश्मीर ने बहुत दी हैं। मेरा विजदान कहता है हिंदुस्तान को कश्मीर से निकलना पड़ेगा, लेकिन इसका नक्शा क्या बनता है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। हमें जब मौका मिला तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे हम इंशाल्लाह। बतौर वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत जम्मू और कश्मीर, आपकी मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया ने तवीलुल मुद्दत कर्फ्यू लगा रखा है, आप लोगों का क्या एजेंडा है? बदकिस्मती है कश्मीरी की ये कि कोविड आ गया और यूरोपियन यूनियन के अंदर खासा काम हुआ था इसके हवाले से। मैं खुद भी 4-5 दफ़ा गया, उनका जो ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन उसने भी बात की, और ये अगर ये ना आता कोविड तो उसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट थी और बड़ा काम होना था उसमें। हमारा जो टारगेट है वो है नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जहाँ जमहूरियत है। अब हमारे जो मुस्लिम ममालिक है वहाँ जमहूरियत कम है, 1-2 मुल्कों को छोड़ के, तो कश्मीरी अपनी जद्दोजहद से दुनिया को बनवाएंगे जी, बनवाया पता है सबको, लेकिन ये है कि हमारी अपनी कमज़ोरियों से, अपनी हमारी जो वतन अजीज़ पाकिस्तान कमज़ोर हुआ सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, जहाँ पाकिस्तान की साख कमज़ोर होती है वहाँ पाकिस्तान कश्मीर में होता है। चूँकि हमारा वकील पाकिस्तान है, इंशाल्लाह ये मसला जल्दी ये बदेर जो है ना ये दुनिया में के एजेंडे पर नंबर 1 बनेगा इंशाल्लाह। आप कहते थे कि इमरान खान के पाकिस्तान को मैं नहीं मानता, जी, जबकि अब तो वो वज़ीर आज़म है, तो क्या अब भी आप उन्हें नहीं मानते? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो मानते हैं, जो भी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कश्मीरी के लिए वो कोई कैसा भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैं उनका जो सियासी फ़लसफ़ा है ना, मैं आज भी ये बात करता हूँ कि उसको मैं नहीं मानता, इसलिए कि वो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं है, हमारी आरज़ू और मंगू के मुताबिक नहीं है। जो नया पाकिस्तान वो कहते हैं वो नहीं, हम तो वो पाकिस्तान जो कायद आज़म ने बनाया था उस पाकिस्तान की बात करते हैं। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले आप उनकी ज़ाती ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल पर खुलेआम तनकीद किया करते थे, जबकि अब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। वो जो माजी की तलखियाँ थी वो मौजूदा अनमिट हक़ाइक़ पर असरअंदाज हो सकती हैं। मैंने कभी किसी के ज़ात के बारे में, जब उन्होंने मेरे बारे में एक गुफ्तगू की उस पर फिर उनका जवाब दिया, वो जो उन्होंने कल्चर इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में ओए का, वो ठीक नहीं है। वो आपने देखा मैं आज़ाद कश्मीर के किसी सियासी मुखालिफ के बारे में कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं करता। क्या आप बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बात यह है उनका सियासी पर तजर्बा क्या है। 11 रुकनी टीम होती क्रिकेट की, 10 आदमी उसके मतहत है। ये 22 करोड़ का मुल्क है, 4 सूबे हैं, इसमें स्पेशल एरियाज है, GB है, और ये अपना आज़ाद कश्मीर में फाटा का भी इंतजाम हुआ है। यहाँ मतलब फेडरलिज्म है इधर, तो ये ऐसे नहीं चलता। ये आजकल बड़ा अजीब सा हो गया जो सियासत के अंदर विकेट उड़ा दी, वो क्या मजाक बनाया यार। क्रिकेट सियासत का क्या ताल्लुक है विकेट के साथ? बाउंसर फेंक दिया, बड़ी जोरदार बैटिंग जा रही है, क्या मतलब है? मजाक बना दिया हमारी सियासत को इसने। हमने सुना है कि इस पे दूध और उससे बनी बहुत सारी चीजें खाने पीने की उसको महंगा किया जा रहा है। सारी दुनिया में वो सिर्फ सब्सिडी देते हैं फूड पर, कि
कि खाना पीना लोगों को सस्ता मिले। अभी ये जो 1 ट्रिलियन के करीब इन्होंने एहसास प्रोग्राम है, दिस इज वेस्ट ऑफ मनी, ये फूड सब्सिडी में डालते इन्हीं लोगों के पास ये जाता है, इनको बड़ा रास्त फायदा होता है। ये लोगों को भिखारी बनाना, ये जी पनागाह आ गई, लंगर खाना, क्या मजाक बनाया हुआ है इसको, हमको भिखारी बनाया हुआ है इसको। वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, मास्टर ऑफ नन है, ना उनका कोई तजर्बा है। वो ड्रेसिंग रूम का तजर्बा होगा उनका दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, बाकी तो सारी के वो मुल्क चलाने की उनको सलाहियत है, वो रखते हैं, इसकी इस्तिताअत रखते हैं। बिल्कुल। आप कहते हैं कि अगले 5-10 साल में दुनिया में बहुत सी जुग्राफियाई तब्दीलियाँ आएंगी। जी बिल्कुल। क्या उनमें कश्मीर की आज़ादी भी शामिल होगी? अभी ये हिंदुस्तान को जो झटके लगे इसके कोविड के कुछ अरसे के बाद सामने आएंगे। दुनिया के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं अगले 10-20 साल में जो होगी, बहुत सारे खिते जो है ना वो उसमें तब्दीली आएंगी जुग्राफियाई। तो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के नक्शे में तब्दीली आएगी। हिंदुस्तान के अंदर ये सोच है कि हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारा रकबा थोड़ा है, हमारा पोटेंशियल बहुत है। हिंदुस्तान एक उभरती हुई फौजी, इक़्तिसादी और ये एक साम्राज्य ताकत है। इसको सिर्फ रिकॉर्ड पाकिस्तान है, उसका थ्रस्ट है इस तरफ टुवर्ड्स वेस्ट एशिया और अपना और क्या नाम है सेंट्रल एशिया। उधर चाइना उधर बैठा है, उसको जाने नहीं देता, उसको रुकावट पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान की हुकूमतों की, पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है। हुकूमत बात करने तैयार नहीं। आज उस कश्मीर के वाले से मोदी जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इधर इमरान खान साहब लोटा कृषि से ये आज़ाद कश्मीर फतह करना चाहते हैं। ये लोगों को खदशात है कि कश्मीर इशू को ख़त्म करने के लिए आज़ाद कश्मीर का ये मौजूदा सेटअप का जो तरीकाकार है इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। क्या मतलब है, क्या आप हम तो को रखेंगे कि मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान की है, जिसके वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब हैं, कश्मीर के हवाले से या पाकिस्तान की सलामती के हवाले से कोई जो है वो बड़े बुनियादी जो है ना वो इक़दाम उठाएंगे। बहरहाल हादसे तो हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन यह है कि हम जिंदा है अभी, तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम रोकेंगे। आप अक्सर कश्मीर और नवाज शरीफ की हिमायत में आप दीदा हो जाते हैं, तो बाद लोगों का ये ख्याल है कि ऐसा आप सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है। वो जो कश्मीर के साथ होता क्या मैं उस पर क्या लगाऊँ, इनका है नहीं ना कुछ। उधर 112 मील मुजफ्फराबाद है, यहाँ से गालबन 72 या 78 मील है श्रीनगर। मेरी माँ का घर है उधर, मेरे बाप की बचपन उसकी जवानी इधर गुजर गई है, मेरे बाप के रिश्तेदार है ये साथ इस तरफ। तो मुझे नहीं तकलीफ होगी तो किसको होगी? और अगर मुझे ना तकलीफ हो तो मैं समझूंगा कि मेरा ज़मीर मुर्दा हो गया होगा। मियाँ साहब ने हमारे लिए बड़ा बुनियादी उसने काम किया हमारे लिए, उसने हमारे डेवलपमेंट के लिए उसने दिल खोर का हमें पैसे दिए उसने। वो जो 2013 में कश्मीर असम्बली के इख्तियारात हमने वापस बहाल करे जो हमसे ले लिए गए थे पीपल्स पार्टी के ज़माने में, वो उसने हमारे लिए किया। और वो अपने आप को फखरी कहता मैं कश्मीरी नस्ल। उसकी बेटी ने कहा मुजफ्फराबाद 2018 5 फरवरी को कि मुझे फख्र है कि मेरे रगू में कश्मीरी बाप का खून दौड़ रहा है। उसने हमारे लिए नेकी किया जी, मैं हकीकत कलम। लेकिन इस तरह कोई आगे मुझ पर रोब शोब डाले तो तौबा करो। हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम हो, मार के हक बातल तो फौलाद मोमन। आप शेख रशीद को पिंडी का ख्वाजा सरा कहते हैं। हाँ जी। जबकि शेख रशीद साहब कहते हैं कि लाल हवेली का श्रीनगर से रिश्ता अटूट है, तो फिर आपके उनसे इख्तलाफात क्यों हैं? मुझे किसी ख्वाजा सरा का कश्मीर के साथ रिश्ता हो सकता है? मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, जितने वो कश्मीर के बारे में उनका है। 1-2 मुझे अल्फाज याद है जो उन्हें तकरीर में की थे कश्मीरी के बारे में। एक दफ़ा जो है अल्फाज उन्हें दोहराए थे। मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल किसके साथ देखते हैं, मरियम नवाज़ के साथ या शहबाज शरीफ के साथ? लीडर मेरा नवाज शरीफ है, ये फैसला उसका करता। बहरहाल यह है कि मरियम बीबी ने एक इसको अवामी बनाया, जमात को बनाया, जलसों में जुलूसों में उसने बड़ी रूह फूंकी है इसके अंदर, लीग के अंदर। जो उसने जैसे जलसे किए, आगे किए, लोगों को उसने उभारा, लोगों को खड़ा किया उसने, तो ये बड़ा उसको क्रेडिट जाता है ये नून लीग में। और मियाँ नवाज शरीफ को किसी और लीडर को नहीं जाता। शहबाज शरीफ साहब का अपना तरीकाकार है सियासत का, लेकिन यह है कि मरियम जो है इसमें मुझे अपना ये एक पार्टी का फ्यूचर नजर आता है। जैसा कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि मरियम को अभी मजीद ग्रूमिंग की ज़रूरत है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? ऐसा है कि ग्रूमिंग तो कबर तक होती है, आदमी कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, तो ग्रूमिंग की तो हर को ज़रूरत रहती है। मामलात को समझना, मुल्क के इक़्तिसादी मसाइल क्या है, सियासी मसाइल क्या है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स किधर जा रही है, दुनिया का मालियाती निज़ाम की ज़रूरत, जिसने ऊपर टॉप स्लॉट लेना होता है उसको इन सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ उसको इदराक होना चाहिए। तो हमारी बीबी उससे गुजर रही है, तो वो उनका चाचा भी है, उनके बुजुर्ग है, वो अगर ये समझते हैं तो उनको ज़रूर की ग्रूमिंग करनी चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल से 5 किलोमीटर के फासले पर जसकोल आबशार पर गए, तफरीह के लिए आए हल्के के लोगों से मुलाकात की और नमाज असर अदा की।
जनारी में कॉर्नर मीटिंग के दौरान पार्टी वर्कर्स से मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी अजायब हमदानी की फार्मेसी का इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की मिट्टी भी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़रख़ेज़ है। उस दौर में जब आप वहाँ पे पढ़ रहे थे तो कौन से सियासतदान आपके हम असर रहे? ऐसा ही तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कोई स्टूडेंट यूनियन कितनी ज़्यादा नहीं थी उसमें मुंतकिल। अलबत्ता जो लोग वहाँ पर पढ़ रहे थे, यूसुफ गिलानी साहब हमसे आगे थे, ये जो जस्टिस खोसा साहब हैं, ये मेरे ये उसी मतलब न्यू हॉस्टल में थे और इनके गो के सेक्शन अलग थे, लेकिन हम एक ही क्लास में थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। दिन भर की मसरूफियात निपटाने के बाद रात को वज़ीर आज़म हाउस वापस आए और रात का खाना खाया। सियासी गुफ्तगू के साथ साथ वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। आप सर 2 बार आज़ाद हुकूमत जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे हैं। आपने क्या ऐसे काम किए, क्या तरजीहात थीं कि आपको दूसरी दफ़ा भी वज़ारत उज़्मा के लिए मुंतखब कर लिया गया? जी, एक तो पहली बार तो 10 महीने का था वो, तो उसमें एक मामला आया था, एक बच्चों की दुनिया में बाकायदा हयात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उनके खिलाफ रेफरेंस किया था, तो वो घर गए थे। तो उस पर जो मुझ पर दबाव पड़े मुख्तलिफ तरफों से, तो उससे मुझे एक सियासी बूस्ट मिला। और फिर उसी दौरान जो है ना मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हमारी बात हुई, तो हमने लीग का जो है ना क़याम अमल में लाया आज़ाद कश्मीर में। तो 2016 में जब हमारी हुकूमत बनी तो एक वाज़ेह अक्सरियत थी हमारे पास, तो हमने बैठकर एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि कैसे इसको चलाया जाए। अपनी तरजीहात का तयन किया हमने। एक थी ये जो हमारा कश्मीर इशू है, ये टॉप प्रायोरिटी हमारी, कि इसके वाले से हमने जो है ना अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर। दूसरा था हमने कहा गवर्नेंस को ठीक करना है आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये गवर्नेंस बहुत ख़राब हो गई थी हमारी। तीसरा था आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट, यहाँ पर जो है ना इसको डेवलप किया जाए जदीद खतूत पर। फिर चौथा था हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और इस तरह हमने इसको जो है शुरू किया। उसके अंदर जब हमने डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ तो उसमें क्वालिटी एजुकेशन भी थी। कश्मीर के हवाले से हमने जो काम किया, मेरा ज़मीर मुतमिन है हमारा। सियासत पे तो बहुत ज़्यादा सवाल हो गए, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल। आप खुश शक्ल हैं, बड़ी खूबरू शख्सियत के मालिक हैं। पता नहीं कभी इश्क की गलियों से गुजर तो हुआ होगा? गुजरे। कभी किसी कश्मीरी हसीना ने दिल चुराया होगा, कभी किताबों में फूल रख के दिए होंगे? वो तो नहीं किया, लेकिन ये है कि उस मंजिल से गुजरा और वो हो गया काम। शादी पसंद से की? जी, मेरी मम्मी की भी मर्जी थी और मेरा भी ख्याल था, तो वो हो गई। आपका रोमांस ऑफ लाइफ क्या है? अच्छा, मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मुझे मौसीकी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, मैं ये नहीं है जो आजकल की है, मसल में गज़लें मुझे अच्छी लगती हैं। वो मुनी बेगम की गज़लें नहीं, फरीदा खानम की भी, इकबाल बानो की भी, मेहदी हसन साहब की भी, गुलाम अली साहब की, जिसमें थोड़ा सा क्लासिकल टच भी हो। स्वाय इसके मलका नूर जान के जितने बड़े गवैये पाकिस्तान में आए उनको सबको मैंने सुना है। अभी वो गाना आया हुआ था हरियाणा की ज़ुबान में, ये आँखा का ये काजल, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं उसको 100 दफ़ा सुना उसको मैंने। अपनी तफरीह के लिए क्या करते हैं? जो है ना मौसीकी ज़रूर सुनता हूँ। ये नेटफ्लिक्स पे वो जो काउबॉयज़ की है ना वेस्टर्न मूवी, वो उसका मुझे शौक़ है, या इसकी वॉर की जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो है ना मैं वो देखता रहता हूँ। फिर मुझे ये भी शौक़ है मालूमात हासिल करने के लिए मैं नेट का इस्तेमाल करता हूँ। डेली में BBC का जो है ना वो उर्दू ज़रूर खबरें मैं उसकी सुनूंगा, सारी देखूंगा। रात को लगा लेता हूँ, कभी CNN लगा लिया टीवी पे, कभी BBC लगा लिया। मुझे एक दफ़ा सरदार साहब ने पूछा तुम क्या करता रहता है इस पर? मैंने कहा जी मैं दूसरों से एक दर्जा आगे रहना चाहता हूँ मालूमात के लिहाज से। अच्छा, शिकार का मुझे शौक़ है, गन्स का मुझे शौक़ है, घूमने फिरने का भी है शौक़ है मुझे। पाकिस्तान से बाहर कौन सी जगह है जहाँ पे आपको रहना ज़्यादा अच्छा लगता है? बार्सिलोना।
स्पेन। बरतानिया में तो मेरी 2 बहनें हैं। ब्रिटेन हमारा सेकंड होम है, चूंकि इतने लोग आपको मिल जाते हैं। लेकिन मैं ये 2 दफ़ा गया, 3 दफ़ा स्पेन गया, पॉलिटिकल इशूज़ थे उन्हीं के लिए गए थे। तो बार्सिलोना में गए तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोगों की रंगत वगैरह। दूसरा तीसरा अपनी तरह से वो बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि आटे की बोरी से ये लड़की निकल के आई है, लड़का निकल के आया। वो है ना शेर है अपना उनका असद मानी का, वो शेर है कि है मशक़ सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, एक तरफा तमाशा हसरत की तबीयत भी। कभी मकबूजा जम्मू कश्मीर भी जाने का इत्तेफाक हुआ? पहली बस जब गई तो मुझे बड़ा सख्त अफसोस है कि मैंने फॉर्म भी लिया, तो मेरे खालू तो गए लेकिन मैं नहीं जा सका। तो सरदार करीम साहब थे, उन्होंने नहीं बेटा तुम नहीं जा सकते, तुम और मैं चुकोठी के रास्ते जाएंगे। वो रास्ता भी अब बंद हो गए तो मुझे नहीं दिखाई देता। कि मेरा बड़ा शौक है एक दफ़ा मैं कश्मीर जाऊँ, श्रीनगर जाऊँ, साए में बैठी हुई नस्ल को मालूम नहीं धूप की नज़र हुए पेड़ लगाने वाले। तो दिल में एक शदीद ख्वाहिश है कि मैं एक आज़ाद शहरी की हैसियत से श्रीनगर में जाऊँ, पहाड़ी में भी बात करूं लोगों के साथ। भाई इसका शौक है मुझे बहुत शदीद है ज़िंदगी में, कि पता नहीं शायद ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पसंदीदा एक्टर्स कौन से हैं? आपको मैं बताऊं कि मेरा जो पसंदीदा एक्टर था पाकिस्तान में वो था मुनव्वर ज़रीफ, जो बिल्कुल एक मतलब पैदाइशी फ़नकार। उसके बाद आगा तालिश, और ख़वातीन में थी वो अपना मुसरत नज़ीर। मेरी उम्र से पहले की लेकिन उसकी फिल्में देखता रहता हूँ। बस मैंने यके वाली 7 दफ़ा देखी, और फिर बाद में पंजाबी फिल्मों में थी अपना ये फिरदौस थी। तो बाकी हिंदुस्तान में नरगिस, वो उसकी फिल्में कमाल की फिल्में थी। मधुबाला को बड़ी मशहूरी थी लेकिन नरगिस का मुकाबला नहीं था। पसंदीदा लिबास कौन सा है? शलवार कमीज भी है, ट्राउज़र भी है। तो ट्राउज़र पहनता हूँ, खाकी भी, मतलब कॉटन की खाकी भी पहनता हूँ। पहले मैं शलवार कमीज नहीं पहनता था। 85 में जब हम असेंबली के मेंबर बने तो सरदार करीम साहब ट्राउज़र्स के बहुत खिलाफ थे। तो जब कभी उनको मैंने चढ़ाना होता था तो मैं जाकर ट्राउज़र पहन कर भी चला जाता था। ये क्रेडिट उसको जाता है जुल्फ़िकार भुट्टो को, उसने शलवार कमीज को जो है ना कौमी लिबास किया था, मतलब जो लीड था उसने पहनना शुरू किया। तो उससे पहले लोग कहते थे शलवार कमीज वाले को इस होटल में नहीं घुसने देना है। शॉपिंग खुद करते हैं या तहाइफ मिल जाते हैं? शॉपिंग खुद करता हूँ। लेनी है तो अच्छी लेनी है, नहीं है पैसे तो नहीं लेने, ये घटिया चीज़ नहीं लेनी। तो तोहफे मतलब क्या, लोग बरतानिया से कभी कोई ट्राउज़र ले आया, कोई शूज़ ले आया। अच्छा वो शूज़ भी हैं, वो नहीं है जिस तरह वो लंबी चोंच वाले, वो इतने थे। मैं कहा बाबा मैं ये पहनता ही नहीं है। वो जिस तरह पता चलता है वो जो स्विमर नहीं पहनते, वो उस तरह के वो लंबे आगे से निकले, वो कभी नहीं पहने मैंने। काले शूज़ नहीं पहनता, कम पहनता हूँ। तो दूसरे रेड, मतलब ये जो ब्राउन है ये पहनता हूँ। कश्मीरी खाने पसंद है या लाहौरी? लाहौरी खाने तो वही है ना टकाटक। और अच्छा मैं अभी भी अगर लाहौर जाऊँ ना, हम लक्ष्मी जाते थे दाल चावल खाने के लिए, और एक दफ़ा ये हुआ कि तूफान है, रेत भी घुस गई उसमें। मैंने कहा जो मर्जी हो, छोड़े नहीं मैंने वो चावल। तो अभी मैं जाता हूँ तो उनको मैं कहता हूँ कि मैं अगर होटल में ठहरा हूँ किसी अच्छे होटल में भी, तो मैं कहता हूँ जाओ भाई चावल और दाल लेकर आओ उधर से। मुझे सबसे अच्छा वो लगता है। लाहौर तो खानों का घर है ना, पाए खाता नहीं हूँ जिंदगी में, कभी इनको दांत तक नहीं मैंने लगाया। उसका जो सालन है ना वो मैं ज़रूर शोरबे का उसके साथ जो है ना रोटी के साथ। लेकिन आज तक मैंने मगज़ कभी नहीं खाया। ये सिर्फ चाप का हो तो वो तो मुर्ग में जो है ना उसके सीना टांग मैंने आज तक नहीं खाया। वो लोग मैं कहते हैं, मैं कहा मैंने लता नहीं खाती आज तक वो देसी, दूसरा नहीं। तो बाकी ये है कि अपने कश्मीरी जो है ना यहाँ पे मछली और कड़म साग जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो अगर कश्मीरी खातून ने बनाया हो और बना भी हो, वो मैं इसमें सरसों के तेल में उसका तड़का, फिर वो मिट्टी की हंडी में उसको रखा हो। फाइनली टमाटर गोश्त मुझे पसंद है, टमाटर बॉयल किया हुआ अंडा जो है ना फुल, जिसका ऊपर से जला हुआ हो छिलका वो, लेकिन उसमें मिर्चें हो, वैसे मसाले हो ना। वैसे क्या बीमारी वाला क्या खाना है। टमाटर पनीर खा लेता हूँ, शौक से खाता हूँ। आपके रोल मॉडल्स कौन है? अच्छा ये आपने देखा है इधर एक तस्वीर है जी, वो एक शख्स है मियां नवाज शरीफ के साथ जो गुलाम अब्बास में आज़ाद कश्मीर के बारे में कहते हैं। ये है मेरा रोल मॉडल पॉलिटिक्स में, जो गुलाम अब्बास। ये ऐसा साफ सुथरा इंसान, कैरेक्टर वाइज आप मिल ही नहीं सकता। जिसको कायद आज़म ने जब ये गए उनको मिलने के लिए कराची, तो कायद आज़म ने कहा कि मैंने अब्बास का इस्तकबाल जो है वो गवर्नर हाउस के गवर्नर जनरल हाउस के दरवाजे पे करना। तो चौधरी साहब जरा पहले चले गए, तो शहाब साहब ने कहा नहीं, पुरानी गाड़ी उसको धक्का मारा। उन्होंने कहा नहीं वो कायद आज़म बुरा बनाएगा इस बात का। तो वो चक्कर लगा कर चौधरी गुलाम अब्बास कैद हो गए थे, पाकिस्तान जब बना तो जेल में थे। तो वो आए तो फिर कायद आज़म ने देखा, उन्होंने कहा आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टुडे। बाकी तो फिर कायद आज़म थे। नहीं सर, अब रैपिड फायर एक सेगमेंट है। इमरान खान को रेट करें बतौर वज़ीर आज़म आउट ऑफ 10? 0। अगर मौका मिले तो इनमें से कौन से सियासतदानों को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे? आरिफ अलवी, मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, शाह महमूद कुरैशी। मौलाना तो बड़े आदमी हैं,
उनको अगर वो मेरी बात मान लें तो उनको ज़रूर कहूँगा। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। ख्वाजा साद रफ़ीक, उसको कहता हूँ कि बच पे जाकर चला कर, शेख रशीद, फजूल गुफ्तगू ना किया कर, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा बानमती ना को, मुझे झूठ बोलता रहता है। शाह महमूद कुरैशी, शाह साहब बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो सकते हैं, टीवी पे अगर आए तो बड़े मशहूर होंगे, बच्चे उनकी मुंह से कहानियाँ बड़ी खूबसूरती से सुनेंगे, जिनों की भूतों की। मरियम नवाज, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी इज्जत है, मैं तो उसका मदा हूँ, उसका मरियम का। मशवरा देना। पढ़े लिखे लोगों की मजलिस करनी है, आपको जो एक्सपर्ट्स हैं, कोई इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है, कोई इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उसका है, इस तरह की जो कोई चीज़ें हैं ना, जो स्टेट क्राफ्ट को समझना होता है, उस तरह के लोगों के साथ मरियम को जो है ना वो उठना बैठना चाहिए। सरदार मसूद खान, सरदार मसूद खान के टैलेंट को ज़ाया किया इन्होंने। मैं समझता हूँ कि सरदार मसूद खान को जितनी कमांड है कश्मीर इशू के हवाले से, तो उसको अगर ये इस्तेमाल करते बेहतर तरीके से तो वो बड़े काम आ सकता था कश्मीर का, आज के पाकिस्तान की हुकूमत के। इन सियासतदानों की कोई खामी बताएं। बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको लोग जो कान में बात कह देते हैं वो मुंह से कह देते हैं। मुराद सईद, वो छोड़ें जी, वो किसके खाते में है। असद उमर, अच्छा आदमी है इमरान खान की काबीना में। इंडिपेंडेंट जो है ना उनका व्यू भी होना चाहिए, वो बिल्कुल इमरान खान साहब के उसके नीचे चले जाते हैं। शीरी मज़ारी, शीरी मज़ारी एक ज़माने में बड़ी वो उनको तो मैं पसंद करता था, लेकिन ये वज़ीर बनने के बाद मुझे अफसोस है कि वो नहीं उस तरह की गुफ्तगू कर सके। ख्वाजा आसिफ, खामी उनका उर्दू का जो लहजा है वो ठीक नहीं है, तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं। फवाद चौधरी, बहुत गलत बयानी से काम लेते हैं, बड़े मासूम बनकर। चूज़ वन सर, चाय या कॉफ़ी? चाय। नवाज शरीफ या मरियम नवाज? नवाज शरीफ। इमरान खान बतौर क्रिकेटर या बतौर वज़ीर आज़म? बतौर क्रिकेटर। बिरयानी या पुलाव? सादा चावल। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। मेहरबानी जी, मैं आपको बड़ा शुक्रिया, आप इतने दूर से तशरीफ़ लाए, आपने आज़ाद कश्मीर को भी देखा, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को भी देखा। छोटा सा हमारा सिलसिला, मैं एक आम सा सियासी वर्कर हूँ, सियासी कारकुन हूँ, मैं कोई दावेदार नहीं किसी चीज़ का।